हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें हम सी टैट पेपर नंबर 2 की बात करेंगे और जो पेपर जो है वो सितंबर 2026 में होने वाला है। आपको पता है 6 सितंबर 2026 को सी टैट का एग्ज़ाम इस बार होने वाला है। तो अगर आपका एग्ज़ाम पिछली बार क्वालिफाई नहीं हो पाया था या फिर आप पहली बार एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। सी टैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिससे रिलेटेड सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो बेसिकली एसएसटी से रिलेटेड रहेगी। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का ये टॉपिक रहेगा बीच में, और एसएसटी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ये टॉपिक आज का रहेगा। टॉपिक का नेम है भारत के प्रसिद्ध स्थल। ठीक है, जो भारत के फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो 30 एमसीक्यूज आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो आपको उत्तर तो आपको पता चलेंगे ही, साथ में उनकी व्याख्या भी हम करेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपसे एग्जाम में, तो आप उनकी आपको उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी आपके पास हो, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्लियर हो जाए। मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी क्लासेस अभी आपको मिलने वाली हैं इस चैनल पर। और अगर आपने पीछे की क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर ज़रूर देखिए। एक सीटेट की प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, उसके सभी वीडियोज़ जाकर ज़रूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि अगर आपको सीटेट में अच्छे नंबर से क्वालिफाई होना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन क्लासेस को ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक पर आपको क्लास जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करें आज की ये क्लास को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या आप बेसिकली किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि असम में भारी वर्षा के कारण वहां के प्रसिद्ध जो पारंपरिक घर हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से एज ए जीके भी आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप सी टैट के अलावा किसी और टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एचपी टैट, यूपी टैट, तब भी आपके लिए ये क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई नॉन किसी और एग्जाम की, जैसे एचपी टैट, यूपी टैट या एच टैट, किसी भी टैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आज की क्लास है जिसको एज ए जीके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो असम में जब भारी बारिश होती है उसके उसकी उसके कारण की वजह से वहां के जो घर हैं, वो पारंपरिक घर जो है बनाए जाते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा, असम के जो घर बनाए जाते हैं वो मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे घर जो है वो बनाए जाते हैं। अच्छा, इसका भी कारण है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है। तो एक तो वहां पर, अच्छा व्याख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का पूरा। तो यहाँ पर व्याख्या में लिखा गया है कि असम में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के खतरे से बचने के लिए घरों को मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाया जाता है। इन घरों की छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं और अंदरूनी ढांचा भी लकड़ी से ही बना होता है। अच्छा, इसका कारण ये है कि वहां पर ना असम में सबसे ज्यादा तादाद में जो बांस हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन एज ए जीके ये पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बांस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो असम ही है। ठीक है, उसी वजह से अगर वहां पर जब बारिश आती है उसके कारण की वजह से, जब यहाँ पर बांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी कारण की वजह से इनके घर जो हैं वो एक तो हाइट पे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि इनकी छतें और इनके जो अंदर का जो भी पैटर्न रहता है घरों की दीवारों का भी, वो भी बांस से ही बनाया जाता है। टोटली घर जो है वो बांस से बनाया जाता है। इसका कारण ये है मेन कि वहां पर, एक तो कारण ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, दूसरा कारण ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा मात्रा में बांस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि असम में जो एक तो ऊंचे जगहों पर घर बनाए जाते हैं, बांस के मजबूत खंभों पर घर बनाए जाते हैं, जमीन से 10-12 फीट ऊपर घर बनाए जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि वहां पर सबसे ज्यादा बांस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टोटली
आपको व्याख्या के साथ क्वेश्चन जो है वो बताया जाएगा, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है या कुछ है, ये बिल्कुल आपको आसान तरीके से मैं सारे क्वेश्चन जो है वो समझा दूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, वो अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए किस प्रकार के प्रसिद्ध पारंपरिक घरों में रहते हैं? अभी हमने असम के बारे में बात करा कि असम के लोग किस प्रकार के पारंपरिक घर बनाते हैं। अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। असम में क्या होता था? असम में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी और राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? गर्मी हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर किस प्रकार के पारंपरिक घर जो हैं वो लोग बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि घर के मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, ठीक है? तो राजस्थान में जो है वो बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी मिट्टी की बनी होती हैं, ठीक है? ताकि गर्मी अंदर ना जा सके और दीवारों को सुंदर दिखाने और कीड़ों से बचाने के लिए मिट्टी और गोबर से लिपा जाता है तथा छतें जो है वो कंटीली झाड़ियों यानी कि नीम और कीकर की लकड़ी से बनाई जाती हैं, ठीक है? तो वहाँ पर अब राजस्थान में क्यों छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जा रहा है? इसका कारण ये है कि वहाँ पर वही चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? वहाँ पर नीम और जो कीकर बताया उसके ज़्यादा लकड़ी पाई जाती है, उसके ज़्यादा जो है वो पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है? और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी इसी वजह से वहाँ की छतें जो है वो कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं और गोबर और मिट्टी से लीपने का कारण ये है कि ताकि दीवारें जो है वो उनको कीड़ा ना लगे, ठीक है? और बहुत मोटी मिट्टी अगर मिट्टी होगी तो मिट्टी में जैसे दीमक लग पड़ती है, बहुत सारे कीड़े लग पड़ते हैं, चींटियाँ लग पड़ती हैं, उसी वजह से उसको गोबर की जैसे जो गोबर होता है उसकी उसको बहुत कम जो है वो कीड़े और जो हम बोलते हैं कि छोटे-छोटे जीव जो है वो बहुत कम लगते हैं। इसी वजह से मिट्टी और गोबर को साथ में मिलाया जाता है और फिर उसको लीपा जाता है दीवारों को और बहुत मोटी दीवारें जो है वो बनाई जाती हैं, ठीक है? और मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ठीक है? मिट्टी के घर होते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं जो कंटीली झाड़ियों से बने जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं और असम में जो है वो बाँस के घर होते हैं। 2 लगभग 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊपर, ठीक है? तो ये हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट लद्दाख। लद्दाख लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है। अभी हमने राजस्थान पढ़ा, राजस्थान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ये एक गर्म रेगिस्तान है और लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है कि 2 पारंपरिक 2 मंजिला घरों की निचली मंजिल जो है उसका उपयोग किस मुख्य कार्य के लिए किया जाता है। तो वो किस मुख्य कार्य के लिए किया जाता है? तो इसमें 2 मंजिला घर होते हैं लेकिन निचली मंजिल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो निचली मंजिल जो रहती है ऑप्शन नंबर बी पशुओं को रखने और आवश्यक सामान के भंडारण के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है? जो नीचे की मंजिल रहती है। इसकी व्याख्या में देखते हैं हम लद्दाख के घर जो हैं वो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं, ठीक है? इन 2 मंजिला घरों की निचली जो मंजिल है उस पर कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है? कोई भी खिड़की नहीं होती है। अत्यधिक ठंड के समय परिवार भी नीचे की मंजिल पर ही पशुओं के साथ रहने आ जाता है क्योंकि खिड़की ना होने के कारण ये हिस्सा जो है वो थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर तो जो नीचे की मंजिल रहती है वहाँ पे कोई खिड़की नहीं बनाई जाती है, एज़ अ स्टोर रूम उसको बनाया जाता है, वहाँ जहाँ पर पशुओं को बाँधते हैं और जो भी घर का बेसिकली सामान स्टोर किया गया होता है उसको वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो घर का जो बाकी परिवार है घर के जो बाकी के लोग हैं वो भी नीचे के मंजिल में ही शिफ्ट जो है वो हो जाते हैं। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो 2 मंजिला घर होते हैं लद्दाख में तो वहाँ पर निचली जो मंजिल होती है वो उसको गर्म रखने के लिए किसी भी प्रकार की खिड़की, दरवाज़ा जो है वो दरवाज़ा तो होता होगा एक आध लेकिन खिड़की जो है वो नहीं बनाई गई होती है, ठीक है? तो ये आपने आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अभी हमने 3 राज्यों के भारत के 3 राज्यों के घरों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है जो बाघों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रसिद्ध होना था, ठीक है? विश्व प्रसिद्ध होना था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट के एग्ज़ाम में लगभग बहुत बार जो है वो पूछा
जा चुका है, ठीक है? तो उत्तराखंड का पूछा गया है। उत्तराखंड का ये बहुत फेमस जो है एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है, ठीक है? तो ये बाघों के संरक्षण के लिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर किस चीज़ का संरक्षण जो है वो किया जाता है? तो वहाँ पर बाघों का संरक्षण जो है वो किया जाता है और ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है? तो ये कौन-सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? कौन-सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? तो ये उत्तराखंड जो है नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये भी क्लियर हो गया एज ए जीके की सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये जिम कॉर्बेट, ठीक है? ये आपने याद रखना है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। पहले इसका नाम जो था जिम कॉर्बेट, तो इसका नाम बाद में पड़ा है, लेकिन 1936 में जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। ये मुख्य रूप से प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो बाघ संरक्षण के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इसका जब 1936 में ये बना था तब हैली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था, बाद में इसका नाम जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, ठीक है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया था। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये आपने जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल के कुछ हिस्से में बच्चे स्कूल जाने के लिए पानी को पार करने हेतु प्रसिद्ध साधन का उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा साधन होता है? मतलब कि यही बताना है कि केरल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए पानी को पार करने के लिए कौन से साधन का उपयोग जो है वो करते हैं? क्या वो ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं? केरल में कहाँ से ऊंट गाड़ी होगी, ठीक है? क्या वो बल्लम लकड़ी से बनी कोई छोटी नाव होती है उसका उपयोग करते हैं? क्या वो जुगाड़ गाड़ी का उपयोग करते हैं या ट्रॉली या लोहे की रस्सी का प्रयोग करते हैं? वो क्या करते हैं? बल्लम, बल्लम होती है एक लकड़ी की बनी छोटी सी नाव, ठीक है? उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? केरल के कुछ हिस्सों के, ठीक है? टोटली पूरा केरल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर केरल के कुछ हिस्सों की बात की जा रही है जहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए एक बल्लम नाम की छोटी सी लकड़ी की नाव बनाते हैं, उससे फिर वो पार करते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखा गया है कि केरल में पानी के छोटे-छोटे रास्तों और नदियों को पार करने के लिए स्थानीय लोग जो हैं और बच्चे लकड़ी की बनी छोटी नाव का उपयोग करते हैं जिसे स्थानीय भाषा में बल्लम कहा जाता है, ठीक है? बल्लम, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पूछा गया कि बल्लम क्या किसे कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। बल्लम जो है वो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसको स्थान वहाँ की केरल की स्थानीय भाषा में कहते हैं छोटी नाव को, ठीक है? बल्लम कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या फिर वहाँ के लोग हैं वो उसको जो भी नदी नाले रहते हैं उनको पार करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड कि राजस्थान के जोधपुर जिले में वह कौन सा प्रसिद्ध गांव है जहां खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने लगभग 300 साल पहले अपने प्राण निछावर कर दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए जीके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 300 साल पहले अपने प्राण निछावर कर दिए थे, ठीक है? अमृता देवी बिश्नोई ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी होगा, वो है खेजड़ली गांव, ठीक है? खेजड़ली गांव, ठीक है? खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए वहाँ की जो अमृता देवी बिश्नोई थी उन्होंने अपने प्राण जो थे वो निछावर कर दिए थे, ठीक है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले की बात यहाँ पर हो रही है। व्याख्या देखते हैं। जोधपुर के पास स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है? किसके पेड़ थे? खेजड़ी के पेड़ थे, ठीक है? जब राजा ने लोगों को राजा के लोगों ने लकड़ी के लिए पेड़ों को काटना चाहा तो अमृता देवी बिश्नोई और उनकी बेटियों सहित गांव के 363 लोग जो थे वो पेड़ों को गले लगा लिया और अपनी जान दे दी थी, ठीक है? तो खेजड़ी के पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्र में कम पानी में भी जीवित रह सकता है, ठीक है? तो मरुस्थलीय जो है राजस्थान आपको पता है एक गर्म मरुस्थल है, तो जो खेजड़ी नाम का वृक्ष जो है ये बहुत कम पानी में भी सर्वाइव जो है वो कर लेता है। इसी वजह से वहां पर एक बहुत ज्यादा तादाद में ये पेड़ थे खेजड़ी नाम के। उसके बाद जो राजा था वहां का उसने उन पेड़ों को काटना चाहा, उन पेड़ों की लकड़ी लेनी चाहिए, तो वहां के जो एक अमृता देवी बिश्नोई थी, ठीक है? और उनकी बेटियां थी, उनके पूरे गांव ने जो लोग 300 लगभग 363 यानी कि 363 लोग जो थे पीपल्स जो थे उन्होंने उन पेड़ों को अपने गले लगा लिया और अपनी फिर हंसते हंसते उन पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी, ठीक है? तो प्रकृति प्रेमी था ये, बहुत
प्रकृति प्रेम है ये। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई ने किस चीज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो ये भी आपने याद रखना है। जो खेजड़ी वृक्ष हैं उनके लिए। और ये कौन से गांव की बात है? खेजडली गांव की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने प्रागैतिहासिक काल के अद्भुत शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा यूनेस्को धरोहर विश्व धरोहर है, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये स्थित हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं जो है आदिम मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चित्र जो है वो हजारों वर्ष पुराने हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के शुरुआती निशानी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा, भीमबेटका की गुफाएं आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर जो है वो आदि मानव द्वारा जो बनाए गए शैल चित्र हैं उनको वो दर्शाया गया है। और ये भी माना जाता है कि यहीं से जो थी वो मानव जीवन की शुरुआत जो थी वो हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि लद्दाख की चांगपा घुमंतू जनजाति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पिछले क्लास में भी हमने शायद पढ़ी थी। चांगपा घुमंतू जनजाति के लोग जो रहने के लिए याक के बालों से बने विशेष तंबुओं का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रेबो, ठीक है। क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। चांगपा जो जनजाति है उसके लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में पहाड़ों पर रहते हैं और वे अपने साथ साथ रहने के लिए याक के बालों से बनी पट्टियों को सिलकर अपने बड़े त्रिकोणीय तंबू बनाते हैं, जिन्हें रेबो कहते हैं। ये तंबू बहुत गर्म और मजबूत होते हैं जो बर्फीली हवाओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो चांगपा नाम की एक घुमंतू जनजाति है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में जनजातियां पढ़ी थी भारत की, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि चांगपा जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जनजाति जो है वो याक से बने बाल जो होते हैं, या फिर एक विशेष प्रकार की बकरी भी वहां पर रहती है, उसके बने बालों की जो पट्टियां बनाते हैं एक बहुत बड़ी बड़ी, फिर उनसे तंबू बनाते हैं, उसमें जाकर रहते हैं। तो ये तंबू बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ये गर्म होते हैं और बर्फीली हवाओं से रक्षा करते हैं, क्योंकि लद्दाख आपको पता है एक ठंडा स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मध्यकालीन मुस्लिम यात्री और इतिहासकार अल्बेरूनी, ठीक है। अल्बेरूनी जो था उसकी किस आधुनिक देश में आधुनिक देश से भारत में आए थे उन्होंने, जिन्होंने यहाँ की जल संरक्षण प्रणालियों यानी कि तालाबों के अत्यधिक प्रशंसा जो थी वो की थी, ठीक है। तो एक ऐसा इतिहासकार या मुस्लिम यात्री, ठीक है, जो जिसका नाम था अल्बेरूनी, और ये कौन से देश से भारत में आया था, ठीक है। तो ये कौन से देश से भारत में आया था? तो ये आया था 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान, यानी कि ख्वारिज्म इसको कहते थे, ठीक है। अभी ये उज्बेकिस्तान है, लेकिन उस टाइम पे ख्वारिज्म भी इसको कहते थे। महमूद महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था, ठीक है। तो ये एसएसटी का बहुत, हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था अल्बेरूनी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, ठीक है, और दूसरा नाम है तहकीके हिंद, ठीक है। तहकीके हिंद भी इसको कहा जाता है, या किताब उल हिंद ही मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद के रचयिता कौन थे, तो वो कौन थे? अल्बेरूनी थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। और ये किसके साथ आए थे? ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत में आए थे, ठीक है। तो विशाल तालाबों, सीढ़ियों वाले कुओं यानी कि बावड़ियों के यहाँ के लोगों का जल संचयन तरीका तकनीक जो थी उसकी बड़ी ज्यादा प्रशंसा इन्होंने की थी, ठीक है। तो इन्होंने किताब लिखी है, क्या नाम है? किताबुल हिंद। और ये एक मुस्लिम यात्री थे, इतिहासकार थे, ठीक है। मध्यकालीन भारत में ये आए थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का भी, और यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए, तो ठीक है। नोट्स आप जरूर बनाते होंगे, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो आई होप कि आप नोट्स जरूर बनाते होंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ उनको जरूर नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट है सीटीईटी, ठीक है। सीटीईटी पर्यावरण अध्ययन के की पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो ये जो गोलकुंडा का किला है ये कौन से शहर में स्थित है?
तो गोलकोंडा का किला जो है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। ये किला अपनी अनूठी वास्तुकला, गूंजने वाली ध्वनि प्रणाली, ठीक है, और कुतुबु कुतुब शाही राजाओं के समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। और ये सीटेट की परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये गोलकुंडा किला? ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का वह कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया के लगभग 2/3 एक सींग वाले गेंडों का प्राकृतिक निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक सींग वाले गेंडे कहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है, ठीक है, तो वो असम है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में है, ठीक है। कहाँ पर है? असम राज्य में ये है। असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान व्याख्या में देखते हैं। असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दुनिया में एक सींग वाले गेंडों, जो भारतीय गेंडों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि केरल के लोग जो हैं आमतौर पर अपने घरों के आंगन में दो से अधिक प्रसिद्ध पौधे उगाते हैं और उनका दैनिक भोजन भी भरपूर उपयोग करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो बोला कि जो केरल के लोग हैं वो अपने घरों के आंगनों में ही दो ऐसे पौधे उगाते हैं जिनको वो भरपूर दैनिक भोजन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो पौधे उन पौधों को उगाते भी हैं और उनका भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसे कौन से दो पौधे हैं? तो वो हैं केरल के रहने वाले लोग जो हैं घर के आंगन में नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और जमीन के नीचे उगने वाला कंद टैपियोका, ठीक है, जिसको कप्पा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कप्पा भी कहते हैं। टैपियोका उगाते हैं और जो उबले हुए टैपियोका को नारियल की कड़ी के साथ खाना वहाँ का बेहद लोकप्रिय भोजन है, ठीक है। उबले हुए टैपियोका को नारियल की कड़ी बनाते हैं, उसके साथ ये खाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नारियल और टैपियोका केरल के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है और ये आंगन में ही इन दोनों चीजों को उगाते हैं, ठीक है। और अपने दैनिक डेली जो भोजन उनका रहता है, डेली का जो उनका खाना रहता है, उसमें ये प्रयोग करते हैं इन दोनों पौधों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि विविध मसालों से समृद्ध उद्यापन उत्पादन के कारण भारत में किस तटीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कौन से राज्य को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसालों का बगीचा भी केरल को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग आदि मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे सर्दियों में मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। सर्दियों में मसालों का बगीचा इसको केरल को कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गुजरात राज्य का वह कौन सा वन है जो पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र शेष प्राकृतिक घर माना जाता है, ठीक है। तो एशियाई शेरों का एक घर माना जाता है गुजरात का वन क्षेत्र, ठीक है। तो वो कौन सा वन क्षेत्र है? वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या में देखते हैं राजस्थान के जूनागढ़ जिले में जो प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसका दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर जैसे कि बब्बर शेर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र घूमते पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के की प्रसिद्ध डल झील जो है उसमें पर्यटकों के आकर्षक का मुख्य केंद्र कौन से तैरते हुए बड़े लकड़ी के घर हैं जिनका एक सुंदर नकाशी भी की जाती है? तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी हाउस बोट, ठीक है। कौन से? हाउस बोट। श्रीनगर की डल झील में और जेलम झील में तैरते हुए सुंदर लकड़ी के घर पाए जाते हैं जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। इनकी जो लकड़ी पर सुंदर ज्यामितीय नक्काशी होती है और
खत्म बंद कहा जाता है, जिसे खत्म बंद कहा जाता है। यहाँ पर्यटक यहाँ रहना बेहद पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो लोग हैं वो यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये झील में तैरते हुए घरों के ऊपर रहते हैं लोग जो थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, श्रीनगर में, ठीक है, डल झील में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो स्थित प्रसिद्ध गढ़सीसर है वो क्या है, जो प्राचीन काल से जल संचयन की अनूठी मिसाल थी, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो सकता है कि टफ भी लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो सी टैट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि राजस्थान के जैसलमेर जिला जो है, वहां पर जो गढ़सीसर नाम का एक चीज पाई जाती है वो क्या है, ठीक है, जो जल संचयन की एक बहुत अनूठी मिसाल है। तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक तालाब है जिसे आप आपस में जुड़े 9 तालाबों के रूप में बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं गढ़सीसर के बारे में। तो गढ़सीसर के बारे में दिया गया है कि जैसलमेर के राजा जो गढ़सी राजा थे, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर लगभग 650 साल पहले इसे बनवाया था। जब वर्षा के पानी से मुख्य तालाब भर जाता था, तो अतिरिक्त पानी जो है वो बहकर नीचे बने दूसरे तालाब में चला जाता था। इस प्रकार आपस में जुड़े 9 तालाब जो हैं वो भर जाते थे और साल भर पानी की कमी जो थी वो नहीं होती थी, ठीक है। तो जो बारिश है उसके उससे एक मेन तालाब बनाया गया था जो भर जाता था, उसके बाद भरने के बाद पानी वेस्ट ना हो इसके लिए 9 जो थे वो तालाब बनाए गए थे थोड़ी नीची ढलान पे। तो वो पानी जो था जो जैसे भरने के बाद पानी जो है वो वेस्ट ना हो उसके लिए जो बाकी के तालाब थे उनमें जो था वो पानी चला जाता था। इसको गढ़सीसर कहा जाता है, जो जल संचयन की एक बहुत अनूठी मिसाल है। और ये कहाँ पर है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। और राजा कौन थे, राजा गढ़सी थे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी गढ़सीसर दिया गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में फसल कटाई के उपरांत चिराब नामक प्रसिद्ध बांस नृत्य जो है वो आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो फसल कटाई के बाद जो है वो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो भी भारत के या हिमाचल के आप मान लो ऐसे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर हर फसल कटाई के बाद उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। हर फसल जब अंदर आ जाती है, जब फसल जो है उसको अच्छे से हार्वेस्ट कर लिया जाता था, उसके बाद जो है या तो कोई मेला लगाया जाता है उत्सव मनाने के लिए, या फिर कोई नृत्य का आयोजन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य है जहां पर फसल कटाई के बाद चिराब नाम का एक प्रसिद्ध बांस नृत्य जो है वो आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है चिराब क्या है, एक बांस नृत्य है, ठीक है। तो कौन से राज्य में ये किया जाता है, ये किया जाता है मिजोरम में। कहां पर किया जाता है, मिजोरम में। मिजोरम की मुख्य फसल जो है वो धान है। उसकी कटाई के पूरा होने के बाद चिराव नृत्य जो है वो किया जाता है। इसमें जमीन पर बांस की डंडियों के साथ दो दो लोग जो हैं वो जोड़ी सामने आमने बैठती है और तालाब और ताल पर बांस की डंडियों को जमीन पर पीटती है, ठीक है। और महिलाएं बांसों के बीच में कूदते हुए लयबद्ध नृत्य जो है वो करती हैं, ठीक है। तो ये एक चिराव नृत्य है जो कि जहाँ वहां की जो मुख्य फसल है धान, उसकी कटाई के बाद ये नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि डंडों को पकड़कर एक आमने सामने लोग बैठ जाएंगे और उसके ऊपर महिलाएं जो है वो कूदते हुए नृत्य जो है वो करती हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि मणिपुर राज्य की वह प्रसिद्ध लोककट लोकटक लोकटक झील जो है वो दुनिया भर में किस अनूठी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने डल झील झील पढ़ ली अभी श्रीनगर में, ठीक है, जो तैरते हुए घरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये है लोकटक झील, ये मणिपुर में पाई जाती है। कौन से राज्य में है, ये मणिपुर राज्य में है, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ ली, लोकटक झील जो दुनिया की अनूठी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। तो इसकी कौन सी विशेषता है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो इसकी विशेषता है कि तैरते हुए मिट्टी और वनस्पति के द्वीपों यानी कि फुमड़ी के कारण ये प्रसिद्ध है, ठीक है। लोकटक झील जो है यहाँ पर तैरते हुए टापू जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या में लिखा गया है कि मणिपुर की लोकटक झील जो है अपने ऊपर तैरने वाले गोल गोल मिट्टी और वनस्पति और अपशिष्ट पदार्थों के टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें स्थानीय रूप से फुमड़ी,
ठीक है, क्या कहा जाता है, फुमड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसी झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ स्थित है, ठीक है, जो संगाई हिरण का घर है, ठीक है, संगाई हिरण का घर है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, लोकटक झील पर ही एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है केइबुल, और ये हिरण का घर है, ठीक है, हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं और इसको स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पूर्वी जो तट है उड़ीसा राज्य में स्थित एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगूर झील कौन सी है? तो लैगूर झील कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, ठीक है, जो ये खारे पानी की झील है। अच्छा, आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सब भारत में कौन से राज्य में खारे पानी की झील पाई जाती है और उसका नाम क्या है? तो वो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है और चिल्का झील उसका नाम है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि चिल्का, जो उड़ीसा में जो चिल्का झील है, वो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगूर यानी कि तटीय झील है, ठीक है। सर्दियों में यहाँ सुदूर साइबेरिया और अन्य देशों के हजारों प्रवासी पक्षी जो है वो आते हैं, ठीक है। साइबेरिया नाम के पक्षी और बहुत अन्य ज्यादा प्रवासी यानी कि दूसरे देशों के जो रहने वाले हैं वो पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं सर्दियों के दिनों में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील जो है वो पाई जाती है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये अभी आपने याद रखने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के चमेली जिले में स्थित वह प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जो जिसे अपनी उत्कृष्ट जैव विविधता से और जुड़े पहाड़ी फूलों के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो वो कौन सा है उत्तराखंड का, वो है फूलों की घाटी, ठीक है। कौन सा है, वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले का प्रसिद्ध ये स्थान है जो उत्कृष्ट और जैव विविधता के अनोखे पहाड़ी फूलों के कारण, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, फूलों की घाटी। तो यहाँ पर व्याख्या में कहा गया है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पहाड़ी ढलानों पर सैकड़ों प्रकार के प्राकृतिक जंगली फूल मिलते हैं और जो इसे अत्यंत सुंदर और जैव विविधता से भरपूर बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है जो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के भव्य खंडहरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो विजयनगर की साम्राज्य की जो राजधानी थी उसके भव्य खंडहरों के लिए जाना जाता है, कौन सा है ऐतिहासिक स्थल, तो वो है हम्पी, ठीक है। कौन सा है, हम्पी, ठीक है। तो कर्नाटका में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी था। यहाँ की के विशाल पत्थरों से तराशे गए मंदिर जैसे विरूपक्ष मंदिर है और विठल मंदिर है या पत्थर का रथ है यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर जो को यूरोपीय नाविकों द्वारा किस ऐतिहासिक नाम से पुकारा जाता है, तो उसका नाम क्या दिया गया है, उसको उसको नाम दिया गया है ब्लैक पैगोडा, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, ब्लैक पैगोडा उसको नाम दिया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। और ये जो सूर्य मंदिर है ये एक प्रकार के जो सूर्य का रथ रहता है उसके उसी प्रकार से रथों से बनाया गया मंदिर दर्शाया गया है जिसके सामने 7 घोड़ों से बनी सुसज्जित मूर्तियां हैं, बहुत बड़े बड़े व्हील्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो मंदिर की शेप ही इसी प्रकार से बनाई गई है और मंदिर में जो अंदर मूर्ति रखी गई है वो इस प्रकार से रखी गई है कि सूर्य के आने वाली सबसे पहली किरण उसी मूर्ति पर पड़ती है, ठीक है। तो इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को इसकी विशाल गहरे रंग की बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट की संरचना के कारण समुद्री नाविक ब्लैक पगोड़ा इसको कहते हैं। ये विशाल रथ के आकार का मंदिर है जिसमें
24 पहिए और 7 घोड़े दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, पुरी जिले में। नेक्स्ट है कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा नदी द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा है? वो है मांजुली। ठीक है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, रिवर आइलैंड है ये सबसे बड़ा। तो असम के में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की नदी द्वीप है। ठीक है, और यह असम और राजनीतिक वैष्णव जो है उनकी विचारधारा का मुख्य केंद्र भी है। नेक्स्ट है कि पंजाब का प्रसिद्ध शहर अमृतसर किस विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वास्तुकला के केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरमंदिर साहिब। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जिसको कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पंजाब का ऐसा प्रसिद्ध वह अमृतसर का वह प्रसिद्ध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वास्तुकला का केंद्र रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में लिखा गया है कि सिखों का सबसे बड़ा सबसे पवित्र स्थल और हरमंदिर साहिब जो है वो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा? इसको हरमंदिर साहिब इसका नाम है और इसको स्वर्ण मंदिर भी इसको कहा जाता है। अमृतसर में है ये। इसके चारों ओर जो है एक बहुत सुंदर सरोवर बना है। इस मंदिर की ऊपरी परतें जो है वो शुद्ध सोने की परत इसमें चढ़ाई गई है। इसके कारण इसके गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ऊपरी मंदिर की जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको शुद्ध सोने से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी बंगाल का वह कौन सा प्रसिद्ध यूनेस्को राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों का हिस्सा है, जो बाघों का मुख्य घर है? ठीक है, तो वो कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा उद्यान है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, तो सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यानी कि खारे पानी से उगने वाला वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, यह सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता है यहाँ पर। ये तैरने में सक्षम रॉयल बंगाल टाइगर के प्रमुख निवास स्थान है। ठीक है, रॉयल बंगाल के जो टाइगर्स पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ कौन से होते हैं? सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं, इसीलिए इसको सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बनता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के अवसर पर अ, पिसे हुए चावल के घोल और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाने वाली पारंपरिक लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? मधुबनी। ठीक है, कौन सा है? मधुबनी है। ठीक है, तो व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में लिखा गया है कि बिहार का मधुबनी जिला जो है अपनी पारंपरिक लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें दीवारों और आंगनों पर पिसे हुए चावल के घोल में हल्दी, नील और फूलों के प्राकृतिक रंग को मिलाकर मनुष्य, पशु और पेड़ पक्षी आदि देवी देवताओं के चित्र जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार का सबसे फेमस त्योहार है मधुबनी। नेक्स्ट है राजस्थान का वह कौन सा ऐतिहासिक शहर है जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, और जो हवा महल जंतर मंतर के लिए भी जाना जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है, ठीक है, ऐतिहासिक शहर जिसको कहा जाता है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? आई होप आप पिंक सिटी के नाम से ही समझ गए होंगे। तो वो है कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान में लोकेटेड है और ये हवा महल के और जंतर मंतर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। इस वर्ष जो था वो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने पूरे स्वागत से पूरे शहर को
गुलाबी यानी कि गेरुए रंग में रंगा दिया था, जिसके बाद इसे पिंक सिटी के नाम से जाने लगा। और यहाँ का जो हवा महल है अपनी 953 यानी कि खिलाड़ियों झरोखों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक वाटर केरल के वैक वाटर क्षेत्रों में जो स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों द्वारा नदी पार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोटर चलित निजी नाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि रिपीट हो गया है ये। तो यहाँ पर फेरी कहते हैं, ठीक है? पहले तो हमने बल्लम पढ़ा, ठीक है? बल्लम जो लकड़ी से बनी होती थी, यहाँ पर मोटर द्वारा चलित है, ठीक है? तो मोटर द्वारा जो सरकारी और निजी नाव, ठीक है, होती हैं, जो मोटर द्वारा चलती हैं, उनको फेरी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि केरल के जलीय रास्तों पर फेरी नाम की पानी पर चलने वाली सार्वजनिक बस की तरह कार्य करती है। ये मोटर चलित बड़ी नाव होती है, जो बार-बार कई बार के जो हैं वो वाहन और स्कूली बच्चों के किनारे दूसरों के किनारे तक पहुँचने के लिए कम किराए पर में पहुँचा देती है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है फेरी। जो हमने पहले पढ़ा था इसी क्लास में, वो हमने पढ़ा था कि छोटे-छोटे लकड़ी के नाव जो बनाए जाते हैं स्कूलों तक पहुँचने के लिए बच्चों और बड़ों के लिए, बड़े जो प्रयोग करते हैं उसको उसको बल्लम कहा जाता था। लकड़ी की एक छोटी-सी नाव जिसको उसकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बल्लम कहा जाता था, वो होती थी। लेकिन यहाँ पर मोटर चलित एक नाव है, यानी कि बस की तरह चलती है ये, तो इसको फेरी कहा जाता है, ठीक है? और ये बहुत कम किराए में लोगों को वहाँ पर अपनी-अपनी जगह पर पहुँचा देती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन-सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक जिला है, जो सर्दियों से फूलों से प्राकृतिक इत्र बनाने के अपने पारंपरिक कुटीर उद्योग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, ठीक है? तो जो इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम जिससे बनाया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी कन्नौज, ठीक है? कन्नौज उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रख लेना है और नोट्स में लिख लेना है कि भारत की इत्र नगरी कौन-सी है? तो कन्नौज आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है ये। यहाँ पीढ़ियों से लोग ताजे गुलाब, चमेली और केवड़े के फूलों को तांबे के बर्तनों यानी कि देग में उबालकर भाप के जरिए शुद्ध इत्र और गुलाब जल जो है वो तैयार करते हैं। यहाँ की मिट्टी की खुशबू वाला मिट्टी का इत्र जो है वो बहुत मशहूर है, ठीक है? मिट्टी की खुशबू वाला जो मिट्टी का इत्र है वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, बाकी ये गुलाब से, चमेली से, केवड़े के फूलों से, बहुत ज जारी सारी चीज़ों से ये इत्र बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला है? कि कन्नौज जिला है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, इसको भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कि महाराष्ट्र राज्य की वह कौन-सा राज्य का वह कौन-सा प्रसिद्ध पारंपरिक आदिवासी लोक कला है, ठीक है? जिसमें मिट्टी और गोबर से लीपी गई दीवारों पर केवल सफ़ेद रंग यानी कि चावल के आटे से ज्यामितीय आकृतियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है? तो वो कौन-सा है? ऑप्शन नंबर बी वर्ली चित्रकला। कौन-सी होती है वो? वर्ली चित्रकला जिसको कहा जाता है। वर्ली जो है महाराष्ट्र की एक अत्यंत प्रसिद्ध आदिवासी लोक कला है, जिसमें दीवारों पर गेरू या गोबर मिट्टी का लेप जो है वो लगाकर उस पर त्रिकोण वृत्त या फिर खड़ी रेखाएं जो हैं उनकी मदद से मनुष्य जो है वो नृत्य उत्सव और फसल कटाई के दृश्य दर्शाए जाते हैं। इस कला में सफेद रंग के लिए चावल के आटे के पानी का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप आज की क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक कवर कर लिया, भारत के प्रसिद्ध स्थल, द फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट हमने एज़ ए जीके भी क्वेश्चन ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो या फिर एसएसटी में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हमने पढ़े, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई नोन है या आपका कोई फ्रेंड है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ भी आप क्लास को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और लाइक तो आपने करनी ही है क्लास, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास है ये आपके लिए। अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो कम से कम 3 से 4 नंबर जो हैं आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है? तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।